हेडिंग दिख रही है बेटा सबको? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, देन उसके आगे का जो भी पार्ट होगा उसी को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से। क्या जानते हो बेटा सॉलिड के बारे में? सॉलिड्स क्या होते हैं? The क्यों भाई? particles are so tightly packed होते सर इसमें, है ना। सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनकी पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यही तो होता है, ठीक है। yes yes इसका sir, मतलब सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप जो है फिक्स हो, वॉल्यूम जिनका फिक्स हो, the टाइटली, density, हाँ डेंसिटी, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो मेरी, ये बात सबको पता है, हम लोगों को ये बात पता है बहुत अच्छे से कि सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, पहली बात, ठीक है। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात यह है कि आपने पढ़ रखा है कि सॉलिड बेटा वो है जिन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड क्या है? टाइटली पैक्ड है, पैकिंग बहुत अच्छी है। तो अगर पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के एटम उनके बहुत ही पास पास है, तो अपने कंप्रेस भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो मुझे बताओ, तो ऐसा क्यों होता है कि आपके घर में जो सोफे पड़े हैं, ठीक है, बेड है आपका जो उस पर गद्दा पड़ा हुआ है, हम लोग इनफैक्ट जो कपड़े पहनते हैं, ये सब तो हम लोग प्रेस कर लेते हैं, है ना। इन्हें हम दबा भी सकते हैं, ठीक है। इन पे बच्चे देखा है, कूदते हैं, वो भी कर किया जा सकता है। तुम्हारे घर में जो गद्दा है, सोफा है, वो क्या लिक्विड या गैस तो है नहीं, क्या है? सॉलिड ही तो है, बताओ। सर उसमें छोटे छोटे पोर्स होते सॉलिड है ना, हैं। अमितान भाई। देखो, तो फिर ऐसा क्या है कि मतलब कैसे, हाँ क्या कह रहे हो, होते हैं सॉलिड, हाँ ठीक है सर, रिजिड होते हैं सॉलिड, सॉलिड रिजिड होते हैं ना। तो वही तो तुमसे कह रहे हैं, तो हमारे घर में हम लोगों के जो सोफा चेयर, इनफैक्ट प्लास्टिक का जितना सामान है, ठीक है, प्लास्टिक का भी हम, और क्या ऑब्वियस सी बात है बोल सकते हैं, या फिर आपका जो सोफा हो गया, या फिर गद्दे हो गया, इनफैक्ट हमारे कपड़े हो गए, ये क्या है? ये क्या लिक्विड है? ये सब लिक्विड तो नहीं है ना, ना ही गैस है क्या? सॉलिड ही तो है। तो सॉलिड Yes का sir, कहीं ना कहीं क्या है कि सॉलिड जो है कई टाइप की प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्योंकि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड की डेफिनेशन को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो रिजिड हो, जिन्हें आप कंप्रेस ना कर पाओ, ठीक है। बट उसके बाद भी हमें पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। प्लास्टिक जानते हो, प्लास्टिक को आप तोड़ सकते हो आसानी से, जबकि सॉलिड तो भाई मजबूत होते हैं ना, आप तोड़ नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो है बेटा वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उन कई टाइप में से हम लोगों को बेसिकली दो टाइप के सॉलिड पढ़ने हैं, ठीक है। पहला हम लोगों को पढ़ना है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या रहेगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी रहेगी अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वही आपके ट्रू सॉलिड है, ठीक है। देखो, जो बेटा आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हीं को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही, अच्छा एक बार बताओ अविनाश वेदांत, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। हम जब पूछें तब आंसर चैट में लिखो, ठीक है। अपने आप से क्यों लिख रहा हो भाई, मजा नहीं आएगा। देखो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, देखो हम जब बोलें तब बताना, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया क्लासिफिकेशन के कि दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल कैसे होते हैं? बहुत ही क्लोजली पैक्ड। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती ही नहीं है, या कह दो बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड, और एक और बात, ये एक रेगुलर पैटर्न को बहुत लॉन्ग रेंज तक फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लाइक जैसे कि मान लो एक कोई पार्टिकल है ए देन बी, फिर क्या आएगा? ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, ऐसे करके एक ही पैटर्न को बहुत ही लॉन्ग रेंज तक क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं बेटा सेम पैटर्न को बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे ए आया तो बी आ गया, उसके बाद अब क्या होगा? फिर से बी आ जाएगा, फिर हो सकता है बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर बी आ जाए, कुछ भी मतलब है। मतलब एक ही पैटर्न को बहुत लॉन्ग रेंज तक फॉलो नहीं करते हैं। जबकि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही पैटर्न को बहुत ही लॉन्ग रेंज तक फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, घर में जो तुम लोगों के शीशा होता है कांच, वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? बताओ भाई। घर में कांच देखा है, खिड़कियों में लगा होता है, विंडो yes sir, वगैरह में शीशा, वो क्या है? yes sir, सॉलिड, लिक्विड, गैस? solid, solid, सॉलिड है। और हम तो बताएं वो सुपर कूल्ड लिक्विड है बेटा। जिसे आप सॉलिड बोल रहे हो वो सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलो या फिर आप एमॉर्फस सॉलिड बोलो। अगर सॉलिड बोलोगे तो आंसर गलत है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। या तो आप सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हो? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। बताइए।
तो इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, वैरायटी आ गई ना। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स क्रिस्टल्स जो होते हैं जिनकी पैकिंग बहुत ही ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अब पैकिंग का मीनिंग क्या होता है, जरा एक बार ये भी देख लो। देखो पैकिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको हमने एक लड्डू का बॉक्स दिया और हम आपसे कह रहे हैं आपको लड्डू को कैसे लगाना है, आप ऐसे लगा रहे हो। एक बार में आपने क्या किया, इस तरीके से लड्डू को सेट किया। ठीक है, और इनके नीचे वाली रो में क्या करा, इसी के नीचे दूसरा वाला, इसके नीचे ऐसे करके सेट करा। ठीक है, ऐसे करके। एक तो आपके पास ये तरीका है। दूसरा क्या करा, देखो इसे देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, मान लो अब देखो आपने क्या किया, अगला लड्डू जो है नीचे वाला उसे यहाँ पे लगाया, ये जो बीच में गैप है इसमें लगाया, यहाँ पे फंसा दिया, इसमें फंसाया, देन ऐसे करके इसमें फंसाया। तो मुझे बताओ पैकिंग ये वाली अच्छी होगी ए वाली या पैकिंग बी वाली अच्छी होगी, बताइए। बी वाली। बी वाली पैकिंग अच्छी होगी। पैकिंग का मतलब समझते हो कि एटम और एटम एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली कहां पे होल्ड हो रहा है। तो देखो ये वाला जो है सेकंड वाला, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली होल्ड हो रहे हैं। राइट, बात समझ में आई। तो अब बस हम लोगों को क्या यस करना सर। है, इस चैप्टर में बहुत ही थोड़ी सी जो आपकी थ्योरी है उसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसमें आपको मजा आने वाला है। ठीक है, आज ही देखो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा कुछ कुछ पॉइंट आप लिखो जल्दी से फटाफट। देखिए पहला पॉइंट कि इनका डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, इनका डेफिनेट शेप होता है। दूसरी बात बताएगा कोई, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉलो, यहाँ पे लिख सकते हो फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या हम आपको बता चुके हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, और कोई बता सकते हो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, शार्प होगा। ठीक है, सर हाई। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और कोई पॉइंट है, एक और चीज है, देखो अगर आपके पास दो टाइप के सॉलिड है, आपके पास एक सॉलिड ये हो गया, एक सॉलिड आपके पास ये है, आपने इसे ऐसे कट किया, इसे आपने ऐसे कट किया, तो अगर आपको इस टाइप का कुछ मिला कि बिल्कुल शार्प एज मिली, ठीक है शार्प एज, और दूसरा आपको मिला कि यहाँ पे ऐसे इरेगुलरिटी आ गई। ठीक है, तो देखो जहां पे शार्प एजेस मिलेंगे, एजेस तो जानते हो क्या होता है, शार्प एजेस का मतलब अगर आपको वहां पे हाथ लग गया तो एकदम से आपको कट सकता है, चोट आ सकती है। ठीक है, शार्प एजेस, तो अगर आपको कट करने पे शार्प एजेस मिल रहा है तो कौन सा सॉलिड होगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और अगर कट करने पे इरेगुलरिटी आ रही है, ऐसा ये देखो ये इस टाइप का कुछ आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। यस सर। हाँ ठीक है अविनाश, वेदांत बिल्कुल ठीक है। वेदांत अच्छा आपने अभी यहाँ पे चैट में लिखा है एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, ये बताओ क्या होता है, बताइए वेदांत। एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक क्या होता है, चलो अच्छा देखो। ठीक है बताओ। ठीक है, देखो तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि शार्प एजेस मिलते हैं हमें, शार्प एजेस मिलते हैं ऑन कटिंग, ऑन कटिंग। जब आप इन्हें कट करोगे तो आपको शार्प एजेस मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब बेटा ये हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, आप इधर जाते हो, मान लो आपका फ्रेंड कोई आपको ए मिलता है, इधर जाते हो आपका फ्रेंड कोई आपको बी मिलता है, इस डायरेक्शन में जाते हो आपको कोई आपका फ्रेंड सी मिलता है। तो तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन जाने में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिले, उसे बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप लिख लो एनिसोट्रॉपिक के नीचे लिख लो shows isotropic means same value of any physical property in any direction। आइसोट्रॉपिक पूछा ही कहा मैंने, एनिसोट्रॉपिक पूछा बेटा। हाँ वैसे आइसोट्रॉपिक आपने सही बताया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लो shows different properties in different direction, in different डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे कहाँ, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे। बोलो इतनी बात समझ में आई। और एक चीज और पॉइंट लिख लेना बेटा, इन्हीं को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। अब बात आता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस बता सकते हो क्या हो जाएगा बेटा, एमॉर्फस में क्या लिखेंगे बताइए, इनकी सर शेप नो डेफिनेट,
नॉट डेफिनेट शेप। या फिर इरेगुलर शेप बोल सकते हैं, नॉन डेफिनिट शेप बोल दो, या फिर कैसी शेप होगी, इरेगुलर शेप। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ, ये कैसे फॉलो करेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को। तो यहां पे लिख लो फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, और बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट और कैसा होगा बेटा? सर लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे लिखो, आप लिखो फॉलो लॉन्ग रेंज, लॉन्ग अविनाश कह रहा है हीट ऑर्डर, हाँ बिल्कुल सही कह रहा अविनाश। ठीक है, देखो आपको एक बार पता है, ये सॉलिड स्टेट का वो पार्ट है जहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट क्योंकि स्टार्टिंग है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम चाह रहे हैं कि आपको एक स्टार्टिंग से पता चल जाए कि एक्चुअल में सॉलिड्स होते क्या है। ठीक है, तो आपको ये याद करने की मतलब अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बस क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है तो मुझे आपको बताना तो पड़ेगा। ठीक है, फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नहीं फॉलो लॉन्ग रेंज टेम्परेचर लिखो, फॉलो लॉन्ग रेंज टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? फॉलो लॉन्ग रेंज टेम्परेचर का मीन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये हुआ, सिंपल सा है यार, ये बार बार देखो, फॉलो लॉन्ग रेंज टेम्परेचर का मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, मान लो NaCl है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अपने पास क्या है, NaCl है। ठीक है, हाँ डिफरेंट वैल्यूज है डिफरेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही वेदांत। ठीक है, लॉन्ग रेंज टेम्परेचर का मतलब डिफरेंट वैल्यूज देंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, देखो NaCl है, तो NaCl का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मान लो NaCl का मान लो कि 800 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर जब तक आप 800 डिग्री टेम्परेचर नहीं करोगे तब तक NaCl का एक एक मॉलिक्यूल जो है वो मेल्ट नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक आप 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा। अच्छा एक सेकंड बेटा, बात सुनो, बार बार आप चैट कर रहे हो ना तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। अब हम आपसे जब पूछे तब बताना, बार बार मत बोलो। ठीक है, अब हम जब पूछे तभी बताना, बार बार मत बोलो, क्योंकि हमें बार बार चैट देखनी पड़ रही, पढ़ा पा ही नहीं रहे यार। देखो NaCl की अगर हम बात करें तो देखो 800 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो मान लो जब तक टेम्परेचर आपका 800 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा तब तक NaCl पूरा मॉलिक्यूल मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें लोग एमॉर्फस सॉलिड की, मान लो कोई एमॉर्फस सॉलिड है ये, इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये, मान लो अगर इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं कि 800 है, तो इसमें क्या होगा, अगर 800 आपने कर भी दिया तब भी ये पूरा मॉलिक्यूल मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, या हो सकता है उससे कमी में ही हो जाए, मतलब इसका डेफिनेट टेम्परेचर नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी अलग अलग वैल्यूज आती है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कि क्या करता है, फॉलो करता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बताओ बेटा, क्या लिख सकते हैं बताइए? इरेगुलर एजेस मिलेंगे कटिंग करने पे। ठीक है, ऑन कटिंग, इरेगुलर एजेस ऑन कटिंग। और बताओ, इन्हीं को हम लोग स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, स्यूडो सॉलिड, या फिर हम लोग इन्हीं को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताओ क्या है? इसका एग्जांपल है ग्लास। ठीक है, हाँ एक पॉइंट बिल्कुल सही याद दिलाया। ठीक है, दे आर आइसोट्रोपिक। ठीक है, बिल्कुल सही, लो नोट कर लो इसे, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी सब लोग। आज गर्ल्स नहीं है क्या क्लास में? आज बोल नहीं रहा कोई? सर आपको सुन रहे हैं हम। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना नोट कर लो बेटा सब लोग। कर ली सर, कर ली सर। सर नहीं किया है। हो गया, चलो नेक्स्ट यस स्लाइड सर। पे। ठीक है, तो आ जाओ इस पे। सर एक मिनट रुक जाओ सर। चलो ठीक है, बोल दिया करो बेटा। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है, अगर किसी के घर में बहुत पुरानी बिल्डिंग है उसमें आप शीशा देखना कभी, ठीक है, जो विंडो वगैरह पे लगे होते हैं शीशे, उन्हें अगर कभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि उसमें क्या होता है कि शीशा जो होता है वो नीचे को, जो नीचे उसका नीचे वाला पार्ट है वो आपको थिक दिखेगा, मोटा दिखेगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो थिन दिखेगा, पतला दिखेगा। किसी ने कभी मेजर किया है? अगर आप ऊपर वाले पे हल्का सा भी ऐसा मारो तो पूरा शीशा टूट जाएगा,
क्योंकि अभी हमने आपको बताया शीशा जो होता है वो क्या होता है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो जब आप शीशे को ऐसे लगाते हो, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, और एक टाइम के बाद, मतलब इतनी जल्दी नहीं करता कि आज लगाए कल फ्लो करने लगेगा, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। बट हाँ, ये मान के चलो अगर बहुत, आप कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग देखो तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको शीशा जो है फ्लो करता दिखेगा, नीचे वो मोटा होगा, ऊपर कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है। चलो अब हटा दें, यस सर। हेडिंग डालिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। किसी को पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पता है किसी को क्या होता है? दूसरा होता है अपने पास आयनिक सॉलिड, ठीक है। थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। और चौथा कौन सा था बताओ? डक्टाइल। कोवेलेंट सॉलिड। इसे सही से लिख लो, देखो कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, इसे आयनिक सॉलिड को ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, इतने टाइप के आपके सॉलिड हैं। अब इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे, और बहुत थोड़ा सा है, उसके बाद आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर इमेजिनेशन पे बेस्ड है, आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी खुद से, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बस थोड़ी सी थ्योरी है, जल्दी से लिख के हटाते हैं, ठीक है। देखो, अब जो आपका मॉलिक्यूलर बेटा सॉलिड होता है, ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। पता है किसी को कौन कौन सा? एक होता है आपके पास नॉन पोलर, एक होता है हम लोगों के पास नॉन पोलर, ठीक है। दूसरा होता है पोलर, दूसरा होता है पोलर, और तीसरा पता है किसी को क्या कौन सा होता है? तीसरा बताओ बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब मेरी बात सुनो, नॉन पोलर का मतलब, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है ए बी, इसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज ना हो, ठीक है, किसी भी टाइप का चार्ज ना हो, इसे बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर का मतलब अगर इनके ऊपर किसी टाइप का चार्ज है, मान लो इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव पोल है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हो, निगेटिव निगेटिव, कैसा भी पोल्स है, पोल्स होने चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो अगर चार्ज है देन पोलर, नहीं है तो नॉन पोलर, ठीक है। इतना बेटा बहुत तेजी में नोट करो फटाफट। कर ली सर। हो गया? यस सर, यस सर। ये क्या चक्कर है? ये 2 बार कैसे आ गई स्लाइड? चलो खैर कोई बात नहीं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग फिर से क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो इसमें एक स्लाइड एक्स्ट्रा है, तो हम जब नोट्स भेजेंगे, पहली बात तो आप लोग नोट करते हो यहीं पे, बट हम आपके ड्राइव में जब डालेंगे तो एक वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसे आप बता देना चाहो तो। देखो, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? हमने बताया आपको 3 टाइप के। एक सेकंड, चलो इसी पेज पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? एक तो हमारे पास होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर। दूसरा कौन सा होता है अपने पास? पोलर होता है। और तीसरा कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। चलो, तो एक मेरी बात सुनो, जो भी हम हेडिंग वगैरह डालते हैं उसे बेटा आप लोग अच्छे से अंडरलाइन किया करो, सो दैट आपको जो है पढ़ने में मजा आए, ठीक है। चलो हेडिंग डालिए, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, नॉन पोलर जो होते हैं इन जनरल वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इन जनरल कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बता सकता है? इंसुलेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। थर्ड वन इज, बता सकता है इनका कोई जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ही कम होगा, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। रीजन, क्योंकि भैया नॉन पोलर है, जब कोई चार्ज ही नहीं है, जब उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं, तो उन्हें आसानी से ब्रेक कर सकते हो आप। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, पीटी लिख दिया, ठीक है, पीटी पॉइंट को पीटी लिख दिया, वेरी लो मेल्टिंग, ठीक है। अगला पॉइंट बता सकता है कोई? इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है बेटा? इनके बीच में फोर्स होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स, फोर्स, ठीक है। और बताओ एग्जांपल बता सकता है कोई? किसी को पता है एग्जांपल? सर Cl2। I2, हाँ से कैसे कह रहा हो, I2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। कुछ भी लिख लो, AR लिख लो, आर्गन हो गई आपकी, या फिर आप लिख लो मान लो CCl4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल, ठीक, इतना नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अब अगर बढ़ते हैं पोलर की तरफ, पोलर जो होते हैं वो भी आपके इन नेचर जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दूसरी बात, ये भी आपके इंसुलेटर्स ही होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बता सकता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वेरी लो नहीं होता बट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट।
वेरी लो इसलिए नहीं होता क्योंकि क्या इनके भाई ऊपर चार्ज है, तो चार्ज है तो क्या होगा, इतनी आसानी से थोड़ा ना आप उन्हें तोड़ पाओगे। जबकि जो नॉन पोलर है वो उनको किसी भी टाइप का चार्ज होता ही नहीं है, तो जब चार्ज ही नहीं है तो आप आसानी से उन्हें ब्रेक कर पाओगे। और ध्यान रखना इनके बीच में जो फोर्स होता है कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ बेटा, एग्जाम्पल बताइए। सर बेटा SO2। कौन सा, SO2, बिल्कुल सही। और HCl लिख लो, है ना, SO2 लिख लो, HCl लिख लो, एक ही बात है। मतलब जितने भी आयनिक आपके हैं कुछ भी बोल दो, SO2 बोल दो, HCl बोल दो, ठीक है, इस टाइप का। लेकिन इन पे बहुत ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, बहुत ही ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो भैया इसे इधर घुमा दो, और इधर घुमा के रोक देना। बस रोक दो, ठीक है, ठीक है। हो गया नोट सबका बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब इसमें लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो। पहली बात तो इन जनरल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, हार्ड है बट ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कि आप इन्हें ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए इनका जो और दूसरी बात ये भी बेटा इंसुलेटर ही बनाते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो ही होता है, ठीक है, बहुत हार्ड मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है। इनके बीच में फोर्स कौन सा होगा, इनके बीच में फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपको हमने एक ट्रिक बताई थी, याद है? क्यों बेटा, मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, इतना पता चल गया। जो 12th का नीट वाला बैच है वो होशियार है, कुछ भी पूछो तुरंत वो लोग तुरंत आंसर देते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोगों से कुछ भी पूछो तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, बस माइक बंद करके चुपचाप बैठ कथा सुनने लगते हैं। कथा सुना रहे हैं क्या हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपको एक ट्रिक बताई थी, ध्यान है कि नहीं? हाँ ना बोल दो बस, बात खत्म। सर ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि नहीं? हाँ ना बताइए बस। देखो हमने तुम्हें एक ट्रिक लिखवाई थी, अगर ध्यान हो, हमने कहा था बेटा एक ट्रिक लिख लो, हमने कहा था एक ट्रिक लिख लो, फोन, बताया था। फोन का मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट इनमें से किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आ गया तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे अगर आपका दो फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अगर आपका दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। दो नाइट्रोजन के बीच में अगर आपका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। या डिफरेंट डिफरेंट के साथ भी आ गया, मान लो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ आ गया, ठीक है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन आ गया, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये ट्रिक अगर नहीं लिखी तो कहीं पे साइड में लिख लो, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जब भी हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, लिखिए जल्दी। ठीक है, इतना लिखो और उसके बाद इसका एग्जाम्पल बेटा लिखो। कोई एग्जाम्पल बताओ इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का, इसका एग्जाम्पल लिखिए। सर H2O। आइस, ठीक है, जो आपका आइस क्यूब होता है जो हम लोग फ्रीजर में जमाते हैं, आइस क्यूब, ठीक है, H2O, हाँ बिल्कुल मानसी, ठीक है। H2O आपका जो होता है आइस क्यूब, वही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइस क्यूब जो है वो सर क्या है, H2O सर। लिक्विड है या गैस है, तो आप बताना कि वो सॉलिड है, बट वो कौन सा सॉलिड है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। सर HF भी हो सकता है। हाँ बेटा, सर HF। HF, ये सर। हाँ HF भी होता है, सही कह रहे हो, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो आयनिक सॉलिड, ठीक है, जल्दी जल्दी ने पढ़ लेते हैं, बहुत जरा सी थ्योरी है। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड बेटा पहला पॉइंट लिखिए, क्या होगा पहला पॉइंट बता दो, कैसे होंगे ये, हार्ड होंगे एंड, हार्ड एंड सॉलिड। ब्रिटल,
ठीक है, दूसरा पॉइंट बताइए बेटा, कैसे होंगे बता दो। ये इंसुलेटर्स होंगे, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। देखो अगर आपसे NaCl की बात करें, है ना, NaCl आपका जो है वो सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नमक ही ले लो, नमक सॉलिड स्टेट में तो क्या इंसुलेटर ही है ना, उससे करंट थोड़ा ना बहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे एक्वस फॉर्म में लेके आओगे तो ये क्या करेगा, नीरज कह रहा है इंसुलेटर, इंसुलेटर नहीं पता बेटा, कंडक्टर इंसुलेटर। जो करंट फ्लो करते हैं वो कंडक्टर, और जो करंट फ्लो नहीं करते हैं इंसुलेटर, और जो बहुत कम करते हैं वो सेमी कंडक्टर। समझ गए, जो आपके करंट फ्लो करते हैं वो आपके कंडक्टर हो गए, जो नहीं करते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे। और जो बहुत ही कम करंट फ्लो करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में जो चार्जर होता है उसके अंदर सेमी कंडक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, उनकी एक रेंज होती है कि वो क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे, बट कंडक्टर जितना नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अगर आपका NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अगर ये एक्वस फॉर्म में आ गया, जैसे आपने इसे तोड़ दिया, तो ये करंट को फ्लो करेगा। देखो मान के चलो, मान लो आपके पास एक ये बकेट है, और आप मान के चलो आपका एक ये बकेट है, इसमें आपने क्या कर रखा है, सिर्फ H2O डाल रखा है। इसमें आपने क्या कर रखा है, H2O भी डाल रखा है, NaCl भी डाल रखा है। बताओ बेटा, अगर हम दोनों में वायर्स डाल दें तो करंट किस में ज्यादा तेज लगेगा, A वाले में या B वाले में? हाँ बेटा, A में या B में बताइए। नीरज कह रहा है B। देखो B वाले में करेगा, क्यों, क्योंकि देखो A वाले में तो बेटा सिर्फ H पॉजिटिव और OH निगेटिव ही, दो ही तो आयन है, दो ही टाइप के। यहाँ पे देखो H पॉजिटिव OH निगेटिव तो है ही, उसके साथ आपके पास Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव भी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखो। हाँ पहले थर्ड पॉइंट नहीं, पहले इसी में आगे लिखो, क्या लिखा आपने, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट लिखो, बट कंडक्टर, बट कंडक्टर्स इन एक्वस स्टेट। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से। अगला पॉइंट लिखिए, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट एक और लिखो, इनके बीच में बेटा फोर्स कैसा होगा, कोई बता सकता है? और ये एक बात बताएं, ये किताबें खोल के जो तुम लोग यार कंटिन्यू चैट में छापे पड़ो ना, पूरी पूरी डेफिनेशन जो मत करो, बता रहे हैं। अगर आता है तो मुंह से बोलो, और नहीं तो रख दो किताबें किनारे। इतने टीचर है तुम लोगों की बहुत तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला बैच जो है ऐसा बैच है ना जो बोलता ही नहीं है, चाहे कितना कुछ भी प्रैक्टिस आप कर लो। अरे यार अगर कोई दिक्कत है मुंह से बोल दो ना, किताब खोले पढ़ो, डेफिनेशन की डेफिनेशन छापे पड़े हो। तुमसे किसी कोई पूछ रहा है क्या, क्यों लिख रहा हो भाई? जो हम तुमसे पूछ रहे हैं वो बताओ ना, क्यों फालतू में लिखे पड़े हो? और जब तुम्हें आता ही तो लीव करके जाओ भाई, क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें सारी डेफिनेशन सब रटी पड़ी A to Z, तुम एनसीईआरटी की पूरी पूरी छापे पड़े हो, जब तुम्हें सब एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद है, पूरा चैप्टर आता, क्यों पढ़ रहा है भाई फिर जाना। और जब कह रहे हैं कि बताओ तो बता नहीं रहे हो, जब तुमसे कह रहे हैं कि भैया हम पूछ रहे हैं ये बताओ, जो चीज पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे हो, डेफिनेशन है छापे पड़े उसमें। जो पूछ रहे हैं वो बताओ, इसके बताओ इसमें कौन सा फोर्स लगेगा आयनिक सॉलिड में? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लगेगा, बता भाई क्यों लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बेटा सर इसलिए लगेगा क्योंकि ये आयंस है ना, तो आयंस का मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब आयंस है तो क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लग गया। ठीक है, जो पूछे वो बताओ यार, क्यों मेहनत कर रहे हो, हम तुमसे पूछ ही नहीं रहे, मुंह से बोल नहीं रहे हो, उसमें डेफिनेशन डेफिनेशन छापे पड़ो। देखो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। ठीक है, एग्जांपल बताइए क्या होंगे एग्जांपल इसके? एक तो तुम्हारा NaCl हो जाएगा, दूसरा ZnS हो जाएगा, तीसरा CF2 हो जाएगा। टीचर अगर तुम्हें पढ़ा रहा है तो बेटा तुम्हें उसे मालूम है कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है, तुम ये डेफिनेशन की डेफिनेशन ना छापो, नोट करो जल्दी से, फिर मेटालिक सॉलिड पे चलता है। हो गया? ये सर लिख लिया। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में लिखो बेटा
क्या लिखोगे? मेटेलिक सॉलिड मतलब जो मेटल्स के सॉलिड होते हैं, जैसे Fe हो गया, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, ये सब इन्हें क्या बोलते हैं? मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो मेटल मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। इसमें लिखो हार्ड होते हैं, हार्ड, बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है बेटा? यहाँ पे डबल एल कर लो। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मीनिंग मतलब क्या होता है? सर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है नीरज, अब जरा देर तुम वायर। सुनो, ठीक है? ये और लोग भी देखें जरा, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे यार? हर्षिता, हिमेश, इतने बच्चे, डिम्पल, आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हो भैया? कोमल, तुम लोग क्या? चलो खैर, इंटरेस्ट लेके बेटा देखो, नहीं पढ़ोगे तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे इंटरेस्ट लेके। सर थिन वायर और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मीन्स। हाँ, मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब अगर आप इन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप इन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ये क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, कंडक्टर्स होते हैं। देन इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा, तो लिख लो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग। और बताओ क्या हो सकता है? इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा? इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग। अगला एग्जांपल बताओ, इनका क्या होगा? एग्जांपल हो जाएगा Fe, देन Cu, देन Ag, एक्सेट्रा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इतना। कर ली सर। ठीक है, चलो ऐसा अगर एक ही बच्चे को बैठ पढ़ा रहा है, बाकी किसी को मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। मेटेलिक के बाद कोवेलेंट सॉलिड लिखो। वो सर नहीं किया था सर पीछे सर। हाँ बेटा, क्या कह रहा हो? क्या सर कह रहे पिछली हो? साइड नहीं किया। सर पिछली साइड नोट नहीं की है। आवाज ही नहीं आपकी आ रही, क्या कह रहे हो बेटा? सर पिछली स्लाइड नोट नहीं की है। अच्छा ठीक है। हो गया नोट बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। देखो, कोवेलेंट सॉलिड का मतलब जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये क्या होता है? ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है, ठीक है, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। ठीक है, उन्हें तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बट जो आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कैसा है? इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जनरली आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या फिर कोवेलेंट आपके सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, बट ग्रेफाइट आपका कैसा है? ये आपका सॉफ्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ कोई। क्या होते हैं ये? इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, बट ग्रेफाइट आपका क्या है? कंडक्टर है। देखो, बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ठीक है, जनरली क्या होता है? इंसुलेटर होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है। इंसुलेटर इसलिए होते हैं कि देखो, जब बॉन्ड तोड़ोगे ही नहीं, मतलब बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज नहीं होंगे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी? है ना, इसलिए इंसुलेटर होता है। इन ग्रेफाइट जो होता है उसके लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उस वजह से कैसा होता है? वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देता है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखो, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, वेरी हाई मेल्टिंग। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट ग्रेफाइट बॉन्ड। का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नहीं बेटा, ग्रेफाइट जब देखो लिखा हुआ है ना सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है तो आप उसे इजीली ब्रेक कर सकते हो ना। ठीक है, एग्जांपल आप लिखो SiO2। ठीक है, और इसी को क्वार्ट्ज पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज बोलते हैं। और डायमंड हो गया आपका। ठीक है, और आपका क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। चलो ठीक है, सब लोग कर लो एक बार।
आधे बच्चों का रह जाता है। अब आपको पढ़ाएंगे, बस यहीं तक की थ्योरी पढ़नी थी हम लोगों को, ठीक है। थ्योरी खत्म हो गई इस चैप्टर की। अब इस चैप्टर का जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और डेरिवेटिव पोर्शन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो गया नोट सबका? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है। अब पहली बात तो बताओ, लैटिस का मतलब क्या होता है? लैटिस का मतलब समझते हो? लैटिस मतलब जाल टाइप की स्ट्रक्चर, कोई जाल है ना, लैटिस मतलब होता है जाल टाइप का स्ट्रक्चर। अब यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसे आप जरा समझिए। अगर जैसे मान लो हम आपसे क्या बोलें, हम कहें कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्यूब है, हमने क्या करा, क्यूब बनाया, मैंने आपके सामने एक क्यूब बना दिया ऐसा, ठीक है। ये क्यूब है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी क्यूब को, ये जो हमने क्यूब सिंगल क्यूब बनाया, इसी क्यूब को हम रिपीट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इसे पीछे ऐसे फिर से बनाया, ठीक है। आगे हमने क्या करा, ऐसे फिर से बना दिया, इसे इससे जोड़ दिया, इसे इससे जोड़ दिया, ऐसे हमने नीचे भी फिर से बना दिया, ठीक है। आगे भी ऐसे बना दिया, ठीक, ऐसे इससे जोड़ दिया, ऐसे पीछे हमने बना दिया, ठीक है। फिर आगे ऐसे बना दिया, ऐसे जोड़ दिया। तो अगर हम क्या करें, अगर हम एक सिंगल यूनिट बनाए क्यूब, एक सेकंड को पानी पी ले बेटा। देखो, तो अगर तुम क्या करो, एक सिंगल हम लोगों ने क्यूब उठाया था, उसी क्यूब को हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। हमने क्या करा, फिर से पीछे ऐसे एक बॉक्स बनाया, आगे फिर से ऐसे एक बॉक्स बनाया, इसे इससे जोड़ दिया, ऐसे फिर पीछे एक बॉक्स बनाया, आगे फिर से बनाया, ऐसे जोड़ दिया, और इधर भी हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पीछे फिर से हमने इसे बढ़ाया थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, आगे फिर से बढ़ाया, और इसे ऐसे जोड़ देंगे। तो एक बार बताओ, हम लोगों ने सिंपली क्या उठाया था, एक क्यूब उठाया था, उसी क्यूब को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू उसी को रिपीट करते जा रहे हैं। और आपको एक लैटिस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको एक जाल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ? यस सर। दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी, वो क्यूब, ठीक है। अगर इस स्मॉलेस्ट यूनिट को आप रिपीट करते जाओगे तो जो आपकी स्ट्रक्चर बन के आएगी उसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, और इस स्मॉल यूनिट को जिसे आप रिपीट कर रहे हो इसे बोलते हैं यूनिट सेल। बात खत्म। मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे आप हर डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हो, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, और जो रिपीट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आगे। आगे ना। अब आप लोग क्या करो, स्केल निकालो और मेरे साथ डायग्राम बनाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसा हम बना रहे हैं वैसे बनाओ, फटाफट स्केल का यूज करो, डायग्राम बनाओ। सब लोग बनाएंगे, ठीक है, साफ साफ बहुत अच्छे से, और जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही बनाना है। अभी हम किसी से भी बोल देंगे रैंडमली कैमरा खोल के दिखाओ, ठीक है, तो आपको शो करना पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छे से बनाओ। देखो, इतना कर लिया, अब देखो क्या करेंगे हम, इसीलिए कलर चेंज करते रहेंगे। हमें क्या करना है, देखो आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये वैसे तो NaCl की आपको स्ट्रक्चर बना के हम दिखा रहे हैं, ये NaCl की स्ट्रक्चर होती है, या जो एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस होता है वो इसी टाइप का दिखता है, ठीक है। तो हम इसे बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से, ठीक, इसे इधर मिलाओ, इसी को आप क्या करो, इधर मिला दो, आप ऐसा करो, आप इसे हटाओ, इसे हटाओ, पहले इसे मिला देते, ठीक है। अब क्या करो, आप इसे इससे मिला दो, ठीक। एक तो हमने ये वाला बना दिया। अब क्या करना है, अब ऐसे ही चारों तरफ बनाना। अब क्या करो, इस वाले को मिला दो, ऊपर वाले को, इसे इससे मिला दिया, ठीक है। देन उसके बाद इसे इससे मिला दिया, ठीक। फिर क्या करो, इसे आप यहाँ से इससे मिला दो, ठीक है। अब जरा देखना कौन सा कलर बच गया, कौन सा कलर बचा, ये वाला कर लेते हैं, चलो। अब ऐसे आप इस वाले डायरेक्शन मिला दो, इससे इससे मिला दो, ठीक। सर एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। चलो चलो चलो, ठीक, बनाओ, इतना बनाओ पहले। इतना तो अलग अलग कलर से, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना बनाइए जल्दी से।
स्केल से बनाना पहली बार और बाद में हाथ से प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि अगर आपको ड्रॉ करके चेक करना पड़ा कि एनए के बाद क्या आएगा, कौन से एनए के बाद कितने सीएल आएंगे, एक एनए कितने सीएल से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर बना के जल्दी से देखनी पड़ती है। आपसे क्वेश्चन एक बार इसमें जेई में पूछा गया था, जो NaCl की स्ट्रक्चर होती है उसमें एक Na जो होता है वो कितने Cl से सराउंडेड होता है। इसका उल्टा भी पूछा गया था कि एक जो Cl होता है वो कितने Na से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओ तभी पता चलेगा। बनाया आगे की बेटा स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। मानसी अभी हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। एक बार पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर से रिपीट करते हैं एक बार। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सब लोग जल्दी से, ठीक है। और एक सिंपल सा आपके लिए क्यूब बना देते हैं यहाँ पे अलग सा, थोड़ा सा छोटा बना। ठीक है, इतना बना लीजिए जल्दी से, साफ साफ बढ़िया बढ़िया सब लोग। मानसी आपको फिर से समझाते हैं एक बार, ठीक है। पहले आप एक बार ड्रॉ कर लो फिर बनाते हैं, समझाते हैं मतलब। एक बार जब सबका बन जाए तो बता देना बेटा। सर नीचे वाला भी बनाना है? हाँ दोनों बनाने, दोनों, ये वाला भी बनाओ नीचे वाला भी, ऊपर वाला बनाओ। हो गया बेटा? यस सर। बन गया ना सबका? अब जरा देखो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हो, इस एक बॉक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस एक बॉक्स को हम बोल रहे हैं यूनिट सेल, ठीक है। और इस पूरे लैटिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। इस पूरे बॉक्स, ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस एक पॉइंट को क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, या फिर ऐसे ना लिख के ऐसे आप लिखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे ये जो आप स्ट्रक्चर बन के आई है, इस पूरे हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। और ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स, इस एक बॉक्स को हम लोग यूनिट सेल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, समझो बेटा, मानसी इधर देखो, ये जो यूनिट सेल उन्होंने नीचे बना रखा है, हम कह रहे हैं अगर आप इसी को रिपीट करते जाओ, जैसे मान लो हमने क्या करा, पीछे ऐसे बना दिया एक बॉक्स और, ठीक है, और ऐसे ही आगे हमने क्या करा, एक बॉक्स और बना दिया, ठीक, और हमने इसे इसे जोड़ दिया, इसे इसे जोड़ दिया। तो आप देखो ऊपर वाली स्ट्रक्चर मिल गए। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, अगर इसे हम नीचे और बना दें, ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे ही आगे मान लो यहाँ पे बना दें, ठीक, इसे इससे जोड़ दें, इसे इससे जोड़ दें, ऐसे हम क्या करें, पीछे बना दें और ऐसे आगे करके इन्हें जोड़ दें। तो कहने का मतलब देखो, आपको नीचे वाली स्ट्रक्चर ऊपर वाली स्ट्रक्चर की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मतलब अगर आप क्या करो, कोई एक सिंगल यूनिट पकड़ लो, जैसे हमने क्यूब को पकड़ा, एक सिंपल क्यूब को लिया हमने, और सिंपल क्यूब को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बस हर डायरेक्शन में हमने क्या करा, उसे रिपीट किया। तो वो सिंगल क्यूब या फिर वो सिंगल यूनिट जिसे आपने कंटिन्यू रिपीट किया, उसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। और रिपीट करने से ये जो आपकी पूरी स्ट्रक्चर बनी, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। बोलो, समझ में आया? ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब यस आप लिख लो सर। साइड में, ठीक है, यहाँ पे लिख लो द स्मॉलेस्ट यूनिट, लिखो द स्मॉलेस्ट यूनिट, यहाँ पे लिखो द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट, या कुछ भी लिख लो, चलो ऐसे लिखो, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लैटिस, ठीक है, which can be, which can be repeated
which can be repeated in all the direction, in all the direction to generate crystal lattice. Is called unit cell. Is called यूनिट सेल। ठीक है, मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हमने हर डायरेक्शन में घुमा दिया, ठीक है, बना दिया, ड्रॉ करते गए, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोल रहे हैं, और उसे घुमाने से बनाने से जो स्ट्रक्चर बनी उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सब लोग बेटा, जल्दी से कर ली सर, लिख लिया। कर लिया, हो गया। सबका हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां से थोड़ी चीज और समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। हमें ये पता करना है कि एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर यहां से तुम इमेजिन नहीं कर पाए तो तुम समझ लो फिर ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये तुम्हारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में हर कॉर्नर पे बेटा एक एटम रखा है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे ही हर कॉर्नर पे एक एटम। ठीक है, पहले तो एक चीज करते हैं, पहले एक यहाँ पे एक बार लिख लो, यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखो यहाँ पे लिखो इन आ सिंपल क्यूब। एक सिंपल क्यूब के अंदर आपको बताना है कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर। ठीक है, आपको बताना है उसके अंदर फेस कितने होते हैं, आपको बताना है उसके अंदर एज कितनी होती है, एजेस कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना है एक सिंपल क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने, कॉर्नर गिन के बताओ बेटा, कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको? 8। 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि एक क्यूब के अंदर जो आपके पास कॉर्नर हो कितने होते हैं? 8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8। ठीक है, बात करें फेस की, फेस समझ रहे हो क्या होता है? फेस का मतलब है, तो जैसे डायरी है, तो इस डायरी का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, मतलब आपकी स्क्रीन पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं फेस। तो फेस कितने होते हैं? देखो 1, पीछे वाला 2, फिर 3, इसके पीछे वाला 4, और ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। यानी कि एक क्यूब के अंदर फेसेस कितने? 6। देखो इसे बोलना है फेस, ये जो देख रहे हो ये वाला, आगे वाला देख रहे हो, इस आगे वाले को फेस बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आगे वाले क्या हर डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेस बोल रहे हैं। फेस समझ में आया सबको? यस सर, फ्रंट सर। एक क्यूब के अंदर फेस कितने होंगे बेटा? 6। एज किन्हें बोल रहे हैं? एज, एज बोल रहे हैं, ये देखो ये जो लाइन दिख रही है, ये दो एटम को जोड़ने वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसे एज बोलते हैं। 12। तो बताओ कि एक क्यूब के अंदर कितनी एजेस है? सर 12। 12। देखो 1 2 3 4, ऐसे नीचे वाले 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 12 आंसर दिया उनका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यानी कि एक सिंपल क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और एजेस कितने होते हैं? एजेस होते हैं 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब आते हैं अपने जहां से हमने स्टार्ट करा था। मेरी बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि मान के चलो ये आपके पास एक क्यूब रखा है, ये आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में 8 कॉर्नर पे आपके एक एक एटम रखा हुआ है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम क्या करें, एक एटम, एक रुको, एक यूनिट सेल इधर भी बना देते हैं, एक यूनिट सेल मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल इधर बना दे रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल इधर, एक यूनिट सेल हम इसे पीछे बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके पीछे बना दे रहे हैं, और एक यूनिट सेल इस डायरेक्शन बना दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ, ये वाला जो एटम दिख रहा है सबको, ये वाला एटम दिख रहा है सबको? यस सर। बताओ ये एटम कितने क्यूब को टच कर रहा है? 3 सर। 4 को नहीं कर रहा है, 3 दिख रहा है सब तुझे भाई? 4 को कर रहा है। ये एक एटम, इसे ये देखो, इसे भी तो कर रहा है, इसे भी तो कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है। तो एक एटम कितने क्यूब को टच कर रहा है? 4। 4 को। और सुनो मेरी बात, इन्हीं 4 एटम के ऊपर, इन्हीं 4, ये जो 4 डब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इन्हीं 4 डब्बों के ऊपर 4 डब्बे और ला के रख दें, तो ये एटम उन 4 को भी करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। यस सर। अगर इसी के ऊपर हम एक और ऐसे डब्बा ला के रख दें, आगे के लिए एक डब्बा ला के रख दें, एक इधर रख दें, तो ये एटम उन 4 को भी करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ भाई। यस सर, यस सर। करेगा ना? तो इसका मतलब एक एटम जो है वो कितने
तुम्हारे जो यूनिट सेल है उन्हें टच कर रहा है एक एटम, 8. 8 को कर रहा है। तो अगर तुम्हें सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम निकालना हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ एटम यानी कि n, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखो कॉर्नर कितने बेटा, 8 कॉर्नर है कि नहीं है बोलो? कॉर्नर Yes, sir. कितने? 8। और एक Yes, sir. एटम का, अब ये मेरी बात सुनो, अब एक एटम का एक क्यूब के अंदर पार्टिसिपेशन कितना होगा? सर 1 कॉर्नर, क्या कह रहे हो? 1 कॉर्नर। फिर से सुनो मेरी बात। Sir, ये एटम P- जो है, ये एटम जो है, ये कितने कितने टोटल बॉक्स को टच कर रहा था? 8 बॉक्स को टच कर रहा था। तो इसका एक बॉक्स में पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/8 ही तो होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर एक एटम 8 बॉक्स को टच कर रहा था तो एक बॉक्स में उसका पार्टिसिपेशन 1/8 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? देखो कॉर्नर टोटल कितने, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम है और उनका पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, यानी कि n इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 1। ध्यान रखना जो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक सेल है उसके लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। फेस सेंटर का पहले मतलब समझ लो। फेस सेंटर का मतलब, देखो फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते थे कि नहीं होते थे? हम क्या कर रहे हैं, 6 फेस पे एक एक एटम रख रहे हैं। देखो एक ये साइड वाले फेस पे एक एटम रख दिया, एक एटम रख दिया ऊपर वाले फेस पे, एक एटम नीचे वाले फेस पे और एक एटम इस वाले साइड वाले फेस पे। अभी कितने फेस बचे? 2। एक बचा आगे वाला फेस, इस पे रख दिया, एक बचा पीछे वाला फेस, उस पे रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 6 फेस पे 6 एटम रख दिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको 6 एटम एटम दिख रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन एक बॉक्स के अंदर कितना होगा? कोई बता सकता है? नहीं ना? तो इधर देखो, हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम वही कर रहे हैं। हमने क्या करा, इसे हम जो है आगे तक ऐसे बढ़ाते हैं। इसे हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे क्यूब और बना दे रहे हैं। ठीक है, एक क्यूब हमने क्या करा और बना दिया। ठीक है, अब इस वाले आइटम को देखो, इस वाले आइटम को हम ए नाम दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो ए वाला एटम है ये कौन से फेस पे? साइड वाली फेस पे है ना, साइड वाली फेस पे, वो वाली फेस पे जो टच कर रहा है Yes, उससे। sir. नीरज कह रहा है 3। चलो देख लेते हैं नीरज कितना आएगा। तो एक बार बताओ, ये वाला एटम जो है पड़ोस वाले बॉक्स से ही तो टच कर रहा है, ये क्या ऊपर वाले बॉक्स से टच करेगा? नहीं No, करेगा। sir. क्या अगर तुम पीछे कोई बॉक्स बना दो उससे टच करेगा? नहीं करेगा। या तुम इधर बना दो टच करेगा? नहीं करेगा। ये वाला एटम सिर्फ 2 बॉक्स से टच कर रहा है, एक कौन सा? एक तो ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स। तो यानी कि अगर एक एटम सिर्फ 2 ही बॉक्स को टच कर रहा है तो उसका एक बॉक्स के अंदर पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/2. 1/2। बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि इस वाले फेस सेंटर्ड में जो आपका एटम रखा है इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, तो आंसर आया 1/2 होगा। ठीक है, बताओ होगा कि नहीं होगा? बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, बेटा sir. सॉलिड स्टेट जो है पूरी की पूरी इमेजिनेशन के ऊपर है, क्योंकि 3D है ना, 3 डायमेंशनल आप चीजें पढ़ रहे हो तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल तुम क्या करते हैं, देखो ये तो फेस के हो गए, अब कॉर्नर पे भी तो रख दो 8 एटम, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, अब बताओ मुझे, सर रिपीट कर दो, रिपीट करते हैं विनाश, रुक जाओ। क्लास लेफ्ट हो गई थी? अच्छा चलो ठीक है, चलो भैया करते हैं रिपीट। ये क्या हो रहा है? ये पहले तो 1/3 कहाँ से आ गया? 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। देखो हम बेटा ये बता रहे थे कि फेस पे जो एटम रखे होते हैं उनका एक बॉक्स के अंदर पार्टिसिपेशन कितना होता है, तो आंसर आया उनका पार्टिसिपेशन होता है 1/2। देखो ये बॉक्स है, तो हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे देख लो जल्दी से, मान लो ये है कोई, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, ठीक, और इसके इस वाले फेस पे हमने एक एटम रख दिया, तो ये वाला एटम जो है इधर जो आप जो बॉक्स बनाओगे उसी बॉक्स से तो टच करेगा सिर्फ। ठीक है, ये वाला एटम जो है साइड वाला जो बॉक्स बना है उसी टच करेगा, तो इसका मतलब एक, क्या स्टार्टिंग से कर दूं भाई? पूरा चैप्टर थोड़े ना स्टार्टिंग से कर देंगे यार, क्या बात कर रहा है? अच्छा ये वाला पेज कर दें? हाँ ठीक है कर देंगे। पहले इसे, पहले इन वाले बच्चों को बता दें फिर बताते हैं। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ, हाँ सिंपल क्यूबिक सेल हम समझ गए बेटा, अभी बता दे बस 1 मिनट। तो देखो जब आप इसके लिए नंबर ऑफ एटम निकालोगे, जब इसके लिए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम जब आप निकालोगे n, तो वो कितना हो जाएगा बताओ बेटा? देखो पहली बात तो 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे जो कॉर्नर वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8। तो 8 इंटू कितना आ गया? 1/8 प्लस फेस पे कितने फेस कितने होते हैं? 1/2. 6। और एक फेस पे पार्टिसिपेशन कितना एटम का बेटा?
1/2। तो देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 3 जा कितना आ गया 6। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी कि n कितना निकल के आ गया 4। यानी कि आपका जो फेस सेंटर क्यूबिक सेल है उसके लिए नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आता है 4। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से की। तो भैया फिर से देख लो एक बार। देखो बात ये आ रही थी बेटा कि जो एक सिंपल क्यूबिक सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो ऐसा है कि 8 कॉर्नर होते हैं, 6 होते हैं फेजेस, और एजेस कितने होते हैं 12। 6 फेस 8 कॉर्नर और एजेस होते हैं 12। हमने बोला कि अगर मान लो हम क्या करें, एक यहाँ पे ऐसे क्यूब रख दें, ठीक है, और सुनते रहना बस, ठीक है, और ऐसे क्या करें एक क्यूब पीछे ऐसे रख दें, एक क्यूब इधर रख दें, तो ये वाला जो एटम है वो कितने क्यूब को टच कर रहा है, 4 क्यूब को। और इन 4 डब्बों के ऊपर एक डब्बा, 4 डब्बे हम और रख दें, मतलब इसके ऊपर एक रख दें, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, तो ये वाला जो एटम है बेटा वो टोटल 8 जो आपके बॉक्सेस होंगे उन्हें टच करेगा। तो यानी कि अगर एक एटम आपका 8 बॉक्सेस को टच कर रहा है एक क्यूब के अंदर, तो इसका मतलब उसका एक क्यूब में पार्टिसिपेशन कितना होगा 1/8। तो बस हमने वही लिखा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, और एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना है 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया नंबर ऑफ एटम 1। फिर हमने बात करी फेस सेंटर। फेस पे हमने क्या करा, 6 एटम, 6 फेस होते हैं, 6 फेस पे हमने 6 एटम रख दिए। हमने कहा अब फेस वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात है, अगर अब यहाँ पे एक बॉक्स रख दो, ठीक है, एक बॉक्स अगर यहाँ पे साइड में रखो, ठीक, तो ये वाला अगर आप इस वाले एटम को, अगर ए एटम को देखो, ए एटम को, तो अगर आप इसके पीछे कोई बनाओ, चाहे इधर बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, ये वाला जो ए वाला एटम है सिर्फ साइड वाले बॉक्स को ही टच करेगा। यानी कि फेस पे जो आपके एटम रखे होते हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, आपका जो फेस पे आपके एटम रखे होते हैं उनका किसी भी यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/2। तो हमने बस उसी का यूज करा और हमने अपना क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। देखो तो हमने कैसे लिखा, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। पहली बात तो 8 कॉर्नर है और उनका पार्टिसिपेशन कितना 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया 1। दूसरी बात टोटल फेसेस कितने 6, एक का पार्टिसिपेशन कितना 1/2, तो 6 से काट दो कितना आ गया 3, तो इसका मतलब 1 + 3 कितना आ गया 4। ठीक है, एक और बचा, ये बनाना है या लिखोगे, हो गया कि नहीं हुआ। सर इसमें 8 × 1/8 क्यों लिखा सेकंड वाले में? क्योंकि देखो फेस वालों का पार्टिसिपेशन तो हो गई, बाकी जो कॉर्नर वाले वो कहीं चले थोड़ा ना जाएंगे, पूरे एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम निकालते ना एक क्यूब के अंदर टोटल एटम कितने होंगे, तो कॉर्नर वाले एटम तो कॉर्नर पे रहेंगे ही, फेस पे आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो कॉर्नर वाले प्लस फेस वाले। ठीक है, अब हटा रहे सब। चलो अब आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का देख लो भैया, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का क्या होगा। देखो मान लो हमने क्या करें, एक बॉक्स बनाया जल्दी से, ठीक है, ठीक है, एक हम बॉक्स बना रहे हैं, सब लोग देखना ध्यान से। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब मेरी बात सुनो। देखो बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है कि आप जो 8 एटम है, 8 एटम, ठीक है, वो तो कॉर्नर पे ही रहेंगे, उन्हें तो आप हटा नहीं सकते। 8 जो कॉर्नर पे एटम है उन्हें वहीं रखा रहने दो। ठीक है, और बॉडी सेंटर का मतलब एक एटम इनके बॉक्स के बीचों बीच में होगा। मतलब जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप एक बॉल डाल दो, मान लो ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हम क्या करें पेन डाल दें, समझ गए। तो ऐसे ही आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर अगर आप एक बॉल डाल दो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो हमने क्या करा एक एटम इसके अंदर रख दिया बॉक्स के अंदर, तो इस एटम का तो वन हो गया ना पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये एक देखो ये वाला जो आपका एटम है जो अंदर है बॉक्स के, वो तो इसी बॉक्स के अंदर है, वो किसी दूसरे बॉक्स में तो चला नहीं जाएगा। अगर आप इसके जी पास सर। में कोई बॉक्स रखोगे भी तो ये उसे थोड़ा टच करेगा, ये तो सिर्फ इसी बॉक्स को टच करेगा। तो अगर आप इसके लिए नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो पहली बात तो 8 इंटू 1/8, क्यों, क्योंकि कॉर्नर वाले कॉर्नर कितने 8, उनका पार्टिसिपेशन, इन वाले का पार्टिसिपेशन कितना है 1/8, 1/8। और इसका पार्टिसिपेशन कितना है बेटा, इसका तो 1 है, क्योंकि ये एक बॉक्स के अंदर है। तो अगर आप पास में कितने भी बॉक्स रख दो भाई, अगर वो चीज बॉक्स के अंदर, जैसे समझो अगर इसके ग्लास के अंदर ये पेन हम रख दें, इसके ग्लास के पास में कितने भी ग्लास लगा दें, ये रहेगा तो इसी के अंदर, छुए टच थोड़ा करेगा किसी को, समझ गए। तो अगर आप निकालोगे तो 8 इंटू 1/8 और प्लस इसका पार्टिसिपेशन कितना हो गया 1, ये इससे कैंसिल हो गया, एन कितना आ गया आपका 2, एन आ गया आपका 2। तो ध्यान रखना आपका जो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है उसके लिए नंबर ऑफ एटम कितना होता है 2 होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो बहुत जल्दी सब लोग। हो गया बेटा, सबका हो गया।
यस सर। ठीक है, तो आपका एक पेज और बचा, इसे भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम मतलब जो आपको मैंने बताया ना कि 2 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक, एक सेकंड रुकना बेटा। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हेलो, हाँ मैं क्लास में भी करता हूँ। ठीक है, चलो देखो, तो 7 टाइप के आपके क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उन सातों टाइप को हमें क्या करना है, बस हमें याद करना है, और उनके हम लोगों को एबीसी याद करना है कि उनकी जो डायमेंशंस हैं वो आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, उनके एंगल जो वो याद करने हैं। तो अभी आप ट्रिक, ये टेबल बना दो, वैसे तो आपको ट्रिक बता दें कैसे याद करना है। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ लिखिए। पहला लिखो, पहला। ठीक है, फर्स्ट लिखो आप। सर 1 मिनट बेटा बताओ सर क्या 1 बताओ। मिनट सर रुको 1 मिनट। ओके भाई, 1 मिनट। नोट कर रहे हो क्या ये? नोट करने का मौका देंगे ना भाई, अभी क्यों कर रहा है, रुक जा। लिखो, देखो पहला कौन सा होता है, पहला होता है क्यूबिक। पहला होता है अपने पास क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर जो आपके तीनों डायमेंशन होती है, यानी कि ए बी सी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होती है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर अभी हम लोगों ने क्यूब बनाया था, नहीं बनाया था, उसमें ए बी सी के अलग अलग होगा, बताओ। जो ए होगा वही बी होगा और वही सी होगा। ध्यान रखना, जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूबिक, उसके अंदर तीनों डायमेंशन इक्वल होती है। ए बी सी तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। और ये किसके इक्वल होते हैं, ये 90 के इक्वल होते हैं। 90 सर, 90 डिग्री। हाँ, इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा बताओ। चलो दूसरा लिखो। दूसरा कौन सा है, टेट्रागोनल। दूसरा लिखो, टेट्रागोनल। ध्यान रखना, टेट्रागोनल जो होता है बेटा, उसमें ए और बी तो आपस में इक्वल होते हैं, बट सी जो है वो इक्वल नहीं होता। मतलब 2 डायमेंशन आपस में इक्वल होंगी, तीसरी नहीं होगी। अभी ये लिख लो, अभी कुछ मत करो, बस लिखते जाओ, हम आपको ये पूरा ट्रिक बता देंगे, याद करने। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, हाँ, लेकिन इसके जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्फा बीटा गामा जो है वो आपस में इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, तीसरा लिखो पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पता है किसी को थर्ड कौन सा होता है? थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, देख लो। ऑर्थोरोम्बिक में बेटा एक भी डायमेंशन इक्वल नहीं होती, ना ए बी के इक्वल होती, ना बी सी के इक्वल। ठीक है, देख लिया। लेकिन इसमें एंगल तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा के इक्वल, बीटा गामा के इक्वल, और होता कितना, 90 डिग्री। ठीक, चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पता है किसी को कौन सा होता है, हेक्सागोनल। ठीक है, जो डायमंड की शेप होती है वो हेक्सागोनल ही होती है। मतलब हेक्सागोनल टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। ठीक है, देखो, ए आपका क्या होता है, बी के इक्वल, बी जो है वो सी के इक्वल। ठीक है, और ध्यान रखना, इसमें अल्फा और बीटा जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं 90 के, लेकिन जो गामा होता है वो 120 होता है। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल भी है, 90 भी है, गामा 120 होगा। ठीक, ठीक है, अगला लिखो बेटा। अगला लिखो रोम्बोहेड्रल। देखो रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में बेटा याद रखियो, ए बी सी आपस में इक्वल होते हैं। ए बी और सी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, रोम्बोहेड्रल। और ध्यान रखना, इसमें अल्फा और बीटा और गामा भी आपस में इक्वल और 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद लिखो मोनोक्लिनिक। लास्ट, सेकंड लास्ट आपका है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक में याद रखना, एबीसी बेटा आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक के लिए ए इज नॉट बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। ठीक है, मोनोक्लिनिक के लिए एबीसी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, और ध्यान रख लो, इसमें अल्फा और गामा जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, लेकिन जो आपका बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, लिख लिया बेटा। और लास्ट देखो, ट्राई क्लिनिक। लास्ट है ट्राई सर इसमें बीटा कितना होता है? क्लिनिक।
क्या करो बेटा? सर बीटा की इसमें अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? बीटा 72 यस ठीक है, इसे सही से लिख लेना, इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इज इक्वल टू। लास्ट वाला था ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ना तो डायमेंशन इक्वल होती हैं, ना ही आपका एंगल इक्वल होता है, ना अल्फा ना बीटा ना गामा इक्वल है, ना ही 90। आपसे क्वेश्चन खाली बेटा ये पूछा जाता है, पहली बात तो एंगल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे पूछ जाते हैं ये जो एक्सियल लेंथ है, और एंगल अगर पूछे भी जाएंगे तो ये जो 90 वाले हैं खाली आप याद कर लो, बाकी आपसे कोई नहीं पूछा, ठीक है, इतना लिख लो जल्दी, फिर आपकी ट्रिक बता दें इसकी। इतना लिखो जल्दी से बेटा सब लोग। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। हो गया ना? चल देखो, अब इसकी एक ट्रिक लिख सर लो। सर एक वैसे मिनट तो रुको। हाँ ठीक है, रुकिए, क्योंकि ऐसे तो आप ये याद करोगे आपको बहुत मतलब टफ पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं आपको ट्रिक बता देते हैं। एंगल्स ज्यादा पूछे नहीं जाते, बट अगर आप करना चाहना अलग से कर लेना, ये इसके ये डायमेंशंस के मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बस सर करो। चल ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लिखो ट्रिक, ठीक है, देखो ट्रिक क्या आपकी, देखो आप लिखो कार, टैक्सी, मोटर, मोटर, ठीक है, सी से आपका क्यूबिक हो गया, ठीक है, आर से आपका रोम्बोहेड्रल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कार जो होती है आपकी कार, तो उसकी तीनों डायमेंशन एक ही जैसी तो होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, ऐसा थोड़ा ना होता, आगे कुछ अलग पहिए लगे, पीछे अलग पहिए लगे, आगे से ऊंची पीछे से नीचे, ऐसा थोड़ा ना होता है। जो कार आपकी होती है उसके पूरा डायमेंशन सेम ही तो होता है, चारों पहिए एक जैसे होते हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें अगर टैक्सी की, तो टैक्सी में बेटा बताओ टी कौन सा हो जाएगा? टेट्रागोनल, टी आपका हो जाएगा टेट्रागोनल। और देखो एक्सी को हमने कहां से उठाया? एक्सी को हमने यहां से उठाया हेक्सागोनल से, ठीक है, हेक्सागोनल का जो एक्स है उसे उठाया है, तो ध्यान रखना एक्सी का मतलब होता है हेक्सागोनल, ठीक है, एक्सी का मतलब हेक्सागोनल। अब एक बताओ, टैक्सी में बेटा ऑटो भी आता है, ऑटो आता है कि नहीं आता है? ऑटो में क्या होता है, दो पहिए पीछे के एक जैसे होते हैं, तीसरा अलग होता है, मतलब ये इनकी डायमेंशन अलग हो गई ना, दो क्या होते हैं एक तरफ लगे होते हैं, पीछे का अलग, यानी कि इसमें ए और बी तो आपस में इक्वल है, लेकिन सी इक्वल नहीं होता है टैक्सी में, ध्यान रखना ए और बी आपके क्या आपस में इक्वल होंगे, बट सी इक्वल नहीं होगा। और मोटर, मोटर का मतलब एम का मतलब क्या होता है? मोनोक्लिनिक, इनका मतलब मोनो, ओ का मतलब, ओ का मतलब बताओ? ऑर्थोरोम्बिक, और टर का मतलब ट्राइक्लिनिक, टीआर का मतलब ट्राई क्लिनिक, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मोटर जो होता है बेटा, गाड़ी के अंदर जो मोटर लगा होता है या हमारे घर में भी जो मोटर होता है, उसके सारे पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, मोटर का मतलब जिसके सारे पार्ट्स क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। देखो कार का मतलब जिसकी सारी डायमेंशन एक जैसी हो, तभी तो कार में बैठते हैं, तो हमें ऐसा थोड़ा ना होता कि आगे एक पहिया लगा पीछे दो पहिए लगे, तो क्या होता है तीनों पहिए एक जैसे, यानी चारों पहिए एक जैसे, यानी कि डायमेंशन तीनों एक जैसी ए बी सी। और टैक्सी में क्या, ऑटो ले लो, ऑटो में क्या होता है पीछे दो पहिया आगे एक पहिया, यानी कि ए और बी तो सेम डिस्टेंस पे, बट सी सेम डिस्टेंस पे नहीं होता, तो ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसे सही से लिखना जरा, इज नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक है। और जो मोटर होता है उसमें सारे ही पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो बस इस ट्रिक को याद कर लो, और कल नेक्स्ट हमारा जो भी होगा, नेक्स्ट मतलब 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाए चैप्टर आपका, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया से नोट्स बना लेना, अभी आपके ड्राइव पे भी नोट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है, यस सर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो ठीक है गुड बेटा, नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट ऑल, आराम से जाओ, मजे करो, ठीक है, बाय बाय। गुड नाइट अविनाश।